नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और इसके अंदर जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग पास्कल के जो नियम थे उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। और सबसे पहले इसके अंदर आता है द्रव चालित उत्थापक। पहला अनुप्रयोग आता है द्रव चालित उत्थापक, ठीक है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अगर अपने क्या कर देते हैं, किसी भी पात्र के अंदर जिसमें तरल भरा हो, यानी आपके पास में क्या हो, कोई एक पात्र हो और पात्र में आप लोग अगर क्या कर देते हो, तरल भर देते हो, तो पात्र में तरल भरने के बाद में जब आप क्या करते हो, इस तरल पर दाब आरोपित करते हो, तो इस तरल पर जो तरल भरने पर आप लोग क्या करते हो, जब दाब आरोपित करते हो, तो दाब आरोपित करने के बाद इस पर क्या किया जाता है? जब दाब आरोपित किया जाता है तो ये दाब आरोपित करने पर ये दाब जो आपने आरोपित किया है तरल में सभी दिशाओं में, तरल में सभी दिशाओं में, तरल में सभी दिशाओं में एक समान रूप से ये क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। समान रूप से क्या हो जाता है? एक समान रूप से संचरित हो जाता है, ठीक है। यानी जितने भी इसमें तरल में बिंदु है उन सभी बिंदुओं पर दाब जो है, उस दाब का मान क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। इसी पर कौन कार्य करता है? इसी पर कार्य करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर अपने दो असमान अनुप्रस्थ काट की बेलनाकार पाइप होती है जो एक क्षैतिज पाइप से क्या रहती है? आपस में जुड़ी रहती है। जैसे देखिए इस तरीके से आपके पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। इसमें दो पाइप होती है, एक बी और एक डी। ये एक क्षैतिज पाइप सी के साथ में क्या होती है? जुड़ी रहती है। और इसमें क्या कर दिया जाता है? तरल जो है वो भर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है? तरल पदार्थ को भर दिया जाता है। जब आप लोग इसमें क्या करते हो? तरल पदार्थ को भर देते हो, तो तरल पदार्थ को भरने के बाद देखिए क्या होगा। इसमें तरल पदार्थ को भरने के बाद में आप लोग क्या करोगे? इस साइड इस तरीके से बना होता है और दूसरी साइड लगा होता है इसमें उत्थापक। यहाँ आप लोग भार को रखते हो जिसे उठाना होता है और इस साइड आप लोग क्या करते हो? बल लगाते हो। तो एक साइड तो अपने इसमें बल लगाया जाता है और दूसरी साइड क्या होता है? भारी वस्तु जो होती है उसे उठाने के लिए अपने रखते हैं। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए होता है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? स्मॉल ए होता है। ये तरल ऊपर तक भरा रहता है, भाई ऊपर तक जो है वो तरल भरा रहता है, ठीक है। अब अपने क्या किया जाता है? इसके एक साइड में अपने बल आरोपित करते हैं। जैसे ये जो साइड है इस पर आपने क्या किया? स्मॉल एफ बल जो है वो आरोपित कर दिया। स्मॉल एफ बल आपने क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। तो स्मॉल एफ बल जब आप लोग इस पर आरोपित करते हो तो यहाँ जो आपके पास में दाब आएगा, दाब का मान देखिए कितना आएगा? दाब आएगा P = F/A। तो ये क्या है? हमारे पास में दाब है P = F/A। ये दाब इस साइड लगेगा। आप जैसे ही इसे क्या करोगे? इस साइड से दबाओगे तो ये दाब, ये जो तरल इसमें भर रखा है इसमें एक समान रूप से फैल जाएगा और यहाँ से ये किस ओर गति करेगा? ऊपर की ओर गति करेगा, ठीक है। इस साइड ये क्या करेगा? फिर ऊपर की ओर गति करेगा। जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तब यहाँ आएगा कैपिटल F। यहाँ बल जो लगेगा वो कितना लगेगा? कैपिटल F लगेगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका कितना है? A है। परंतु पास्कल का जो नियम है, पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग दाब जो आएगा वो कितना आएगा? कैपिटल P ही आएगा, ठीक है। दाब जो आएगा आपके पास में कितना आएगा? कैपिटल P आएगा, जो किसकी इक्वल होगा? F/A के इक्वल होगा। यहाँ से अगर आप लोग क्या करो? कैपिटल F का मान ज्ञात करो। तो कैपिटल F देखिए कितना आएगा? कैपिटल F आएगा P × A, यानी कैपिटल F इक्वल आपने लिखा P × A
और P की जगह आप लोग क्या कर सकते हो, ये मान रख सकते हो, ठीक है, इंटू ए। या आपका कैपिटल F जो है, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो कि कैपिटल F जो है वो स्मॉल f गुना कैपिटल A बटा स्मॉल a जो है इसके बराबर है, ठीक है। ये जो टर्म आप लोगों ने लिख रखी है इस टर्म के क्या है, बराबर। अब आप लोग इसमें जानते हो कि आपके पास में जो कैपिटल A है, देखिए आपके पास में जो कैपिटल A है, ये कैपिटल A इससे क्या है, बड़ा है, यानी कैपिटल A जो है वो क्या है, स्मॉल a जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो यहाँ से आपके पास में जो मान आएगा धनात्मक आएगा और उसे आप लोग क्या करोगे, स्मॉल f से मल्टीप्लाई करोगे, तो f जो आपके पास में आएगा ये क्या होगा, स्मॉल f से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। यानी इस साइड जो आपके पास में बल लगेगा उसका मान काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, जिससे आप लोग कम बल लगा करके भी, यहाँ कम बल लगा करके भी अधिक बल F को प्राप्त कर सकते हो। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, जो भारी वस्तुएं होती है उन्हें हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उठाया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ से जैसे आपके पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। अगर A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो बड़ा होगा, अगर A बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जो टर्म है इससे आपके पास में कैपिटल F का मान जो है वो ज़्यादा आएगा। पर अपने बल कितना लगा रहे हैं, अपने लगा रहे हैं स्मॉल f बल, तो स्मॉल f बल लगा करके भी अपने कैपिटल F जो है यानी अधिक बल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा कम बल के द्वारा भी अधिक भारी वस्तु को क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। आगे देखिए, इसमें सेकंड आता है आपके पास में द्रव चालित ब्रेक। सेकंड टॉपिक आता है आपका द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक या इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक या द्रव चालित ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है उसकी बनावट कैसी होती है, इसे अपने सबसे पहले बनाते हैं कि ये होता कैसा है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में इस प्रकार से एक पाइप होती है ऐसे, और ये आगे चली जाती है एक सिलेंडर में। ये जो सिलेंडर होता है मास्टर सिलेंडर होता है, और इसमें लगा रहता है एक पिस्टन। इसमें क्या लगा रहता है, एक इस तरीके से पिस्टन जो है वो लगा रहता है, ठीक है। ये आपका आ जाता है ब्रेक पेडल, ब्रेक पेडल। गाड़ी जो होती है उसमें ये ब्रेक होता है। ये आपका आता है कैपिटल M, मास्टर सिलेंडर बोलते हैं अपने इसे, और ये पिस्टन है, और ये आगे चला जाता है तरल जो आपका है, ये तरल इस प्रकार से इसमें भरा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, तरल जो है उसे भर दिया जाता है। तो देखिए ये तरल भर दिया हम लोगों ने, और यहाँ लिख देंगे अन्य दूसरे पहियों में, ठीक है। इस साइड जो आपकी ये चली जाती है अन्य दूसरे पहियों में, और इसके अंदर हम लोगों ने जो भर रखा है ये वाला पदार्थ, इसे बोला जाता है ब्रेक ऑयल। ये आता है ब्रेक ऑयल, ये मास्टर सिलेंडर है, और ये जो लगा हुआ है पिस्टन, पिस्टन है, ये पी से जी से लिख रखा है हम लोगों ने, और ये मास्टर सिलेंडर होता है। और यहाँ से जो है किसी एक पहिए के लिए अगर अपने इसे बनाए तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ लगा रहता है दो अन्य सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर इस तरीके से लगे रहते हैं पिस्टन,
ये ब्रेक ऑयल है, तरल के रूप में ब्रेक ऑयल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिलेंडर होते हैं पहिए के अंदर लगे रहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, ब्रेक ऑयल भर दिया जाता है और यहाँ आ जाता है आपका टोटल पहिया। जैसे अगर अपने इसमें बनाएं तो ये पहिया आ जाता है और पहिए के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये पिस्टन P1 और ये पिस्टन P2 है और ये S1 S2 होते हैं, इन्हें ब्रेक शूज बोलते हैं, ब्रेक शूज या ब्रेक शूज लिख सकते हो, ब्रेक शूज या ब्रेक शूज। और ये होता है पहिया और ये वाली जो होती है ये पहिए की आंतरिक रिम है, ये वाला पार्ट जो है ये पहिए की आंतरिक रिम, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, इसमें पहिए की आंतरिक रिम होती है और पहिए की आंतरिक रिम, चलो एक डायग्राम और बना देता हूँ बाहर, थोड़ा ठीक से बना लेना भी। ये टोटल आपका पहिया आ जाता है और ये आ जाती है आंतरिक रिम। यहाँ ये जो है ये क्या है, पहिए की आंतरिक रिम है। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या होता है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक साइड आता है आपका मास्टर सिलेंडर, ठीक है। ये जो है ये क्या है, मास्टर सिलेंडर होता है, ये वाला मास्टर सिलेंडर है। एक इसमें पिस्टन लगा हुआ है और एक साइड ब्रेक पेडल आता है और एक साइड इसमें आता है लीवर L, ठीक है। ये क्या है, लीवर L है, लीवर L है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले हमारे पास में जो ब्रेक पेडल है, हम लोग इस ब्रेक पेडल को दबाते हैं। गाड़ियाँ जो होती है उनके लिए बनाया गया है, ये गाड़ियाँ जो होती है उनके ब्रेक को बना रखा है हम लोगों ने यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा डायग्राम ठीक कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, इस ब्रेक पेडल को दबाया जाता है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, ब्रेक पेडल को दबा देते हो, तो ब्रेक पेडल को दबाने के बाद में क्या होगा, ब्रेक पेडल को दबाने के बाद में आपने जो दाब लगाया उसकी वजह से ये लीवर जो है इस पर भी दाब लगेगा और इस पर जब दाब लगेगा तो ये जो पिस्टन आपने लगा रखा है मास्टर सिलेंडर के अंदर, ये पिस्टन गति करता है अंदर की ओर। यानी जैसे ही आप लोग इसे दबाते हो तो ये पिस्टन क्या करता है, अंदर की ओर गति करता है। जैसे ही ये अंदर की ओर गति करता है तो इसके अंदर जो तरल हम लोगों ने भर रखा है, इस तरल पर क्या लगता है, दाब लगता है। तरल पर दाब लगने की वजह से ये तरल गति करता है आगे की ओर और यहाँ जो हम लोगों ने तरल भर रखा है इस पर भी क्या लगता है, दाब लगता है। क्योंकि पास्कल का नियम अपने को बताता है कि जैसे ही आप लोग क्या करते हो, तरल पर दाब आरोपित करते हो तो वो जो दाब है वो एक समान रूप से संपूर्ण तरल जो है उसमें फैल जाएगा। तो जो चारों पहिए आपके पास में, चारों पहियों के अंदर जो सिलेंडर जा रहे हैं उन सिलेंडरों के अंदर एक समान रूप से दाब जो है वो फैल जाएगा। इसी तरीके से आप लोग जैसे ही इसके अंदर क्या कर रहे हो, तरल भर रहे हो, आप लोग लगा रहे हो दाब लगाने की वजह से ये पिस्टन P1 और P2 जो है ये क्या करते हैं, बाहर की ओर गति करते हैं। P1 और P2 की बाहर की गति की वजह से ये जो यहाँ पर ब्रेक शूज S1 और S2 है ये ब्रेक शूज करते हैं बाहर की ओर गति। देखिए किसी भी प्रकार की शेप हो सकती है, आपको अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग प्रकार के डायग्राम मिलेंगे इनके, एक सामान्य डायग्राम मैंने इसका बना दिया है। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, पिस्टन P1 और P2 इस दाब की वजह से बाहर की ओर गति करेंगे, ठीक है। पिस्टन क्या करेंगे, बाहर की ओर गति करेंगे। जैसे ही ये बाहर की ओर गति करेंगे तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं ब्रेक शूज के साथ। तो ये ब्रेक शूज जो है ये भी गति करेंगे किस ओर, बाहर की ओर। और बाहर की ओर गति करके जो पहिए की आंतरिक रिम है उस आंतरिक रिम को दबाएंगे जोर से, और आंतरिक रिम को जोर से दबाने की वजह से पहिया जो होगा उसकी गति जो है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और पहिया जो है वो क्या हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। जिससे आपका जो पहिया है गाड़ी का वो गति करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जब आप लोग क्या करते हो, ब्रेक पेडल को छोड़ देते हो तो जो आपका शूज है S1 और S2 ये शूज आ जाते हैं सामान्य कंडीशन के अंदर। सामान्य कंडीशन में आने के बाद में क्या होगा, सामान्य कंडीशन में आने के बाद में ये फिर से जो है
दाब कम हो जाएगा इस पर, और दाब कम होने की वजह से ये फिर से क्या करने लग जाता है, गति करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, गति करता है। एक देखिए इसके साथ साथ इसमें जुड़ा रहता है स्प्रिंग। जैसे अगर अपने इसमें बनाए तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा रहता है। वो स्प्रिंग क्या कर देता है, वो स्प्रिंग इसकी गति, जैसे ही आप लोग ब्रेक इसको छोड़ोगे, ब्रेक को छोड़ने के साथ में वो स्प्रिंग इसे क्या कर देगा, वापस से प्रारंभिक अवस्था में ले आएगा। अभी के लिए जो डायग्राम बना रखा है इसके अंदर अपने नहीं लगा सकते, इसे थोड़ा ऊपर करके बीच में क्या लगा देते हैं अपने, फिर उन दोनों को लगा देते हैं, यानी स्प्रिंग जो है उसे अपने लगा देते हैं। या आप लोग यहाँ भी स्प्रिंग जो है उसे लगा देते हो। इन दोनों के मध्य क्या लगा दिया जाता है, एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है। और वो स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही आप लोग ब्रेक पेडल को छोड़ोगे, ब्रेक पेडल को छोड़ने के साथ में वो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएगा। और प्रारंभिक अवस्था में आने के बाद में क्या होगा, देखिए आप लोग जैसे इसे छोड़ोगे, छोड़ने के साथ में ये जो स्प्रिंग है ये इस तरीके से गति करेगा, और उससे क्या होगा, ये फिर से अंदर की ओर आएंगे, और अंदर की ओर आने की वजह से क्या होगा, ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा और आपकी रिम जो है वो सामान्य रूप से गति करना प्रारंभ कर देगी। फिर से सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ब्रेक कैसे लगता है इसके बारे में अपने पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे पहले इस ब्रेक पेडल को दबा रहे हो। ब्रेक पेडल को दबाने की वजह से लीवर जो है ये अंदर की ओर गति करेगा, और लीवर की गति की वजह से ये पिस्टन जो है ये मास्टर सिलेंडर के अंदर जाएगा। जैसे ये अंदर की ओर जाएगा तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या भर रखा है, इसके अंदर भर रखा है हम लोगों ने ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक ऑयल जो है ये एक प्रकार का तरल है, और तरल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि दाब जो है वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाएगा। तो यहाँ जो दाब लगेगा वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या होगा, चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये दाब इस पहिए में भी आएगा, और दाब की वजह से ये पिस्टन P1 और P2 जो है वो क्या करेंगे, बाहर की ओर गति करेंगे, जिससे जो ब्रेक शूज हम लोगों ने लगा रखे हैं ये बाहर की ओर गति करेंगे, और जो आंतरिक रिम है इसे दबाएंगे, जिससे आपका पहिया जो है उसकी गति क्या हो जाती है, अवमंदित हो जाती है। तो इस तरीके से कार्य करते हैं आपके हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट अपने आगे इसमें शुरू करते हैं तरल का प्रवाह है। तो सबसे पहले इसमें देखिए धारा रेखीय प्रवाह है। यहां से इस चैप्टर का एक नया पार्ट शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहले आता है धारा रेखीय प्रवाह है। धारा रेखीय प्रवाह है। धारा रेखीय प्रवाह है। तो तरल जब गति करते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक तो द्रवस्थैतिकी के बारे में और एक बताया था द्रवगतिकी के बारे में। तरल जब अपने गति करना प्रारंभ कर देते हैं तब इसका अध्ययन हम कौन सी शाखा में करते हैं, तरल गतिकी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा धारा रेखीय प्रवाह है। तो देखिए धारा रेखीय प्रवाह जो होता है, इस धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या होता है। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब होता है कि तरल का एक ऐसा प्रवाह है, तरल का एक ऐसा प्रवाह है जिसमें तरल के कण, तरल का प्रत्येक कण उसी बिंदु से होकर गुजरे जिससे होकर उससे ठीक पहले वाला कण गुजरा था, जिससे होकर उससे गुजरने वाला ठीक पहला कण जो है जहाँ से होकर के गुजरा था। तो इस प्रकार के प्रवाह को अपने क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह है। और जिस पथ पर आपका तरल या कण जो वो गति करता है उस पथ को अपने क्या कहते हैं, जिस पथ पर कण गति करता है उसे कहा जाता है धारा रेखा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। ठीक है, तो उसे तो कहा जाएगा धारा रेखा और उस प्रवाह को कहा जाएगा धारा रेखीय प्रवाह है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ धारा रेखीय प्रवाह के बारे में। वैसे अपने डायग्राम वगैरह बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे आप लोग ये मान करके चलो, जैसे ये क्या है, धारा रेखीय प्रवाह है।
प्रवाह को पहले बता रहा हूँ जिससे आपके ये समझ में आ जाए। इस लाइन को अपने क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। जैसे ये क्या है, आपके पास में धारा रेखा है, तो ये प्रवाह अगर कौन सा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। तो इसकी खास बात क्या होगी, तो इसमें जैसे ये क्या है, कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से सभी कण जो है होकर के गुजरेंगे। धारा रेखीय प्रवाह का जो प्रत्येक कण है वो इसी बिंदु से होकर के क्या होगा, गुजरेगा। यानी जितने भी कण यहाँ पर गति करेंगे इस धारा रेखा के अंदर, वो सभी के सभी कण कहाँ से होकर के गुजरने चाहिए, इसी बिंदु से होकर के गुजरने चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने इसकी परिभाषा में क्या लिखा है, तरल का एक ऐसा प्रवाह है, तरल का एक ऐसा प्रवाह है जिसमें तरल का या तरल का प्रत्येक कण, तरल का प्रत्येक कण ऐसा प्रवाह है जिसमें तरल का प्रत्येक कण यानी जितने भी कण है तरल के, वो सभी कण उसी बिंदु से होकर के गुजरे जिससे होकर के उससे ठीक पहले वाला कण गुजरा था। जैसे ये तरल है जिसमें मान रहे हैं कि 5 कण है, और ये कण क्या कर रहा है, ये कण अगर इस बिंदु से होकर के गुजर रहा है, इस बिंदु से होकर के गुजर रहा है, तो ये प्रवाह धारा रेखा कहलाएगा। अगर ये सभी जो पीछे 4 कण आ रहे हैं ये भी उसी पथ से होकर के गुजरे जिससे कौन गुजरा था, इनसे पहले वाला कण गुजरा था। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, जिसमें तरल का प्रत्येक कण उसी पथ या उसी बिंदु से होकर के गुजरता है जिससे होकर के उससे ठीक पहले वाला कण गुजरा था। तो उसे जाना जाता है धारा रेखीय प्रवाह के नाम से, और उस पथ को अपने क्या कहते हैं, उस पथ को अपने कहते हैं धारा रेखा। इसके अंदर कुछ एक विशेषताएं आती है कि धारा रेखा जो होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखिए विशेषताएं धारा रेखीय प्रवाह की विशेषताएं। तो धारा रेखीय प्रवाह की विशेषता क्या होगी, सबसे पहले इसके अंदर देखिए, अगर धारा रेखा के किसी भी बिंदु पर आप लोग खींचते हो स्पर्श रेखा, अगर आप लोग क्या करते हो, धारा रेखा के किसी बिंदु पर, धारा रेखा के किसी बिंदु पर आप लोग क्या करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, तो उस स्पर्श रेखा के द्वारा किसकी दिशा व्यक्त की जाएगी, तो उस स्पर्श रेखा के द्वारा तरल के वेग की दिशा जो है वो प्रदर्शित की जाएगी। उस स्पर्श रेखा के द्वारा किसकी दिशा व्यक्त की जाएगी, उस तरल के वेग की दिशा को व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह जो है इसकी सबसे पहली विशेषता क्या आती है कि धारा रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप लोग क्या कर देते हो, स्पर्श रेखा खींच देते हो, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे ये मान लिया आपके पास में कोई एक धारा रेखा है, ठीक है, ये क्या है, आपके पास में कोई एक धारा रेखा है, और धारा रेखा के अंदर ये एक बिंदु है, इस पर आपने क्या कर दिया है, कोई एक स्पर्श रेखा खींच दिया। तो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या है, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश है तरल के वेग की दिशा। ठीक है, यानी धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा इसके अंदर आता है कि दो धारा रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना कि दो धारा रेखा जो होती है वो आपस में कभी भी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है कि अगर दो धारा रेखाएं आपस में काटेगी, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर ये क्या कर रही है, काट रही है, तो जहाँ भी दो धारा रेखाएं काटेगी उस बिंदु पर आप लोग जो स्पर्श रेखा खींचोगे, जैसे यहाँ अगर स्पर्श रेखा खींचो तब आपको क्या मिलती है, तब आपको मिलती है एक ही बिंदु पर तरल के प्रवाह के वेग की दो दिशाएं, और ऐसा क्या है, असंभव है। ठीक है, ऐसा क्या है, असंभव है। अतः क्या है, अतः दो धारा रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। तो ध्यान रखना कि दो धारा रेखाएं जो होती है वो आपस में कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि अगर दो धारा रेखाएं आपस में काटेगी तो उस बिंदु पर जब आप लोग स्पर्श रेखा खींचोगे तब वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, तब वहाँ पर आपको दो परिणामी दिशाएं मिलेगी, और एक ही बिंदु पर दो परिणामी दिशाएं होना संभव नहीं है। इस कारण
दो धारा रेखाएं जो होती है वो आपस में कभी नहीं काटती है। ठीक है, अब देखिए आगे अपने, तो धारा रेखा जो होती है इसके अलग अलग जो स्थान होते हैं इस पर कण के वेग और दिशा अलग होती है, परंतु एक बिंदु से गुजरने वाले तरल के कणों की दिशा और चाल जो है, दिशा और चाल जो है वो क्या होती है, समान होती है। तीसरा इसमें क्या आता है कि जो भिन्न स्थान होते हैं, विभिन्न स्थान, तो उन विभिन्न स्थानों पर तो क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर तो जो तरल के कण हैं उनके वेग और उनकी दिशाएं क्या होती है, भिन्न होती है, परंतु एक निश्चित बिंदु पर, जैसे इस बिंदु की अगर अपने बात करें तो इस बिंदु से होकर के जितने भी कण गुजरेंगे उन सभी कणों के वेग की दिशा और उनकी चाल जो है वो क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। तो यहाँ से आपने देखा कि धारा रेखा जो होती है उसके विभिन्न स्थानों पर तो कण के वेग और दिशा अलग होती है, परंतु एक निश्चित बिंदु से दिशा और चाल दोनों क्या होती है, समान होती है। दूसरा, धारा रेखा जो होती है उसकी आकृति अपनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो धारा रेखा होती है उसकी आकृति जो है अपने पास में किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें आता है कि जो धारा रेखा होती है, धारा रेखा, इसकी आकृति अपने पास में फिक्स नहीं है। धारा रेखा की आकृति कुछ भी हो सकती है, जैसे सरल रेखा हो सकती है, सरल रेखा, या फिर धारा रेखा जो है इसकी आकृति कैसी हो सकती है, वक्र के रूप में भी हो सकती है। तो धारा रेखा जो होती है इसकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। आगे देखिए, इसमें कुछ एक बातें अलग से आती है धारा रेखा से जुड़ी हुई। जैसे अगर अपने किसी एक नली की कल्पना करें जिसमें क्या है, बहुत सारी धारा रेखाएं, यानी काल्पनिक नली इसमें लेकर के चले जिसमें क्या हो, बहुत सारी धारा रेखाएं हो, तो उसे अपने क्या कहेंगे, धारा रेखा नली कहेंगे। ठीक है, इसमें अगर अपने क्या करें, जैसे इस प्रकार से आपके पास में कोई एक नली है जिससे होकर के क्या है, बहुत सारी धारा रेखाएं गुजर रही है। यहाँ मान लिया वेग कितना है, v1 है, इस प्रकार से ये आगे की ओर जा रही है, और यहाँ वेग कितना है, v2 है। तो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर जितनी धारा रेखाएं हैं वो सभी धारा रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर होगी, परस्पर समांतर होगी, तथा जितना द्रव इस नली के अंदर प्रवेश करेगा उतना ही द्रव क्या होगा, इसके दूसरी साइड से निकलेगा। ठीक है, तो धारा रेखा जो होती है उसके, धारा रेखा नलिका के एक साइड जितना तरल प्रवेश करेगा उतना ही तरल क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। नली की दीवारें जो होती है, नली की जो दीवारें होती है उन दीवारों से न तो कोई तरल जो है वो बाहर की ओर गति करेगा और ना ही कोई तरल जो है वो अंदर की ओर प्रवेश कर पाता है। यानी ये जो इसकी दीवारें अपने मान करके चल रहे हैं, तो यहाँ से न तो कोई तरल आएगा बाहर और ना ही कोई तरल जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो धारा रेखाएं होती है ये क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, और ये जो काल्पनिक नलिका हम लोगों ने ले रखी है इसे बोलते हैं धारा रेखा नलिका। तो यहाँ हम लोगों ने जो नलिका ली है ये क्या कहलाएगी, धारा रेखा नलिका कहलाएगी। दूसरा, इसके अंदर देखिए कि किसी तरल का धारा रेखीय प्रवाह जो है वो तभी तक संभव है जब तरल का वेग एक निश्चित वेग से क्या हो, कम हो। ठीक है, जो धारा रेखीय प्रवाह है वो केवल एक निश्चित वेग तक ही संभव है। जो धारा रेखीय प्रवाह होता है, धारा रेखीय प्रवाह ये एक निश्चित और न्यूनतम वेग तक ही क्या है, संभव है। एक निश्चित न्यूनतम वेग तक संभव है, और इस वेग को अपने जाना जाता है क्रांतिक वेग के नाम से। इस वेग को अपने क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। जब वेग का मान इससे ज़्यादा हो जाता है तब तरल का प्रवाह कैसा संभव नहीं है, धारा रेखीय प्रवाह संभव नहीं है। यानी अपने पास में जो धारा रेखीय प्रवाह होता है वो एक निश्चित न्यूनतम वेग तक ही संभव है, और इस निश्चित न्यूनतम वेग को अपने क्या कहते हैं, इस निश्चित न्यूनतम वेग को कहा जाता है क्रांतिक वेग। अगर अपनी धारा रेखीय नलिका के अंदर तरल के प्रवाह को बनाएं तो अपने देखेंगे कि मध्य में जो द्रव कणों का वेग होता है, मध्य में जो द्रव कण होते हैं उनका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे अगर धारा रेखीय प्रवाह की बात करें तो जो इसके मध्य में
कण है उनका वेग होगा अधिक और जो साइड में कण है उनका वेग क्या होगा, कम होगा। तो इनका वेग कम होगा, परंतु जो मध्य में कण आ रहे हैं उनका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।